मध्यकालीन भारतीय इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम लोग दिल्ली सल्तनत मुख्य तौर पर पढ़ रहे थे। देखिए, दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो आप सभी लोग जो है दिल्ली सल्तनत को पढ़े होंगे और दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई। 1206 में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था तो उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में इस एरिया में हुआ करता था। इस एरिया में जो है आपको शासन हुआ करता था। लेकिन ऐबक के बाद इल्तुतमिश के बाद अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ये सब लोग जब शासक बने तो दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य का विस्तार किया। दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य का विस्तार किया और एक समय ऐसा आया कि पूरे उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन स्थापित हुआ और उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी दिल्ली सल्तनत का शासन स्थापित हुआ। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना होने के बाद जो है बाद में जाकर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विद्रोह होने लगे थे और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो विद्रोह होने लगे थे उस विद्रोह के क्रम में ही दिल्ली सल्तनत से ही स्वतंत्र हुआ था विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर में स्वतंत्र शासन की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया और बहमनी साम्राज्य में स्वतंत्र शासन की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया। उसी प्रकार से दिल्ली सल्तनत से ही कई सारे अन्य राज्य स्वतंत्र हुए थे। तो दिल्ली सल्तनत से जो कई सारे अन्य राज्य स्वतंत्र हुए थे उसमें एक आपको उत्तर प्रदेश का जौनपुर है। उत्तर प्रदेश का जौनपुर है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बाद मध्य प्रदेश का मालवा है। मध्य प्रदेश का मालवा है। फिर गुजरात का क्षेत्र है, समझे, फिर आपको गुजरात का क्षेत्र है। इसके बाद आपको बंगाल का क्षेत्र है। इसके बाद महाराष्ट्र के खानदेश का क्षेत्र है। महाराष्ट्र के खानदेश का क्षेत्र है और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। तो ये सब, हाँ, मेवाड़ भी है। राजस्थान का मेवाड़, राजस्थान का मेवाड़ भी है। राजस्थान का मेवाड़ भी है, हाँ, राजस्थान का मेवाड़ भी है। तो अब सुनिएगा, समझिएगा ध्यान से। जो दिल्ली सल्तनत है, एक तो ये जो तमाम क्षेत्रों का नाम हमने आपके साथ लिया है, चाहे कश्मीर हो, जौनपुर हो, बंगाल हो, खानदेश हो, मालवा हो, गुजरात हो, मेवाड़ हो, कोई भी क्षेत्र हो, ये तमाम क्षेत्र पहले दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ करता था। ये तमाम क्षेत्र पहले दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ करता था। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई, दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था फैल गई, जब दिल्ली सल्तनत में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई, अव्यवस्था फैल गई, तो ये सब राज्य जो है स्वतंत्र हो गया। ये सब राज्य क्या हो गया? आपको स्वतंत्र हो गया। इसमें ये सब राज्य जो स्वतंत्र हुआ है, दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हुआ। बाद में जाकर इन राज्यों को मुगल शासकों ने अपने साम्राज्य में मिलाया। तो ये जो राज्य है, इन राज्यों का संबंध सिर्फ दिल्ली सल्तनत से नहीं है, बल्कि इन राज्यों का संबंध मुगल साम्राज्य से भी है। इन राज्यों का संबंध मुगल साम्राज्य से भी है। और एक बात हमने आपको बताया है कि आपको वैसा कोई भी टॉपिक जो 2 विषय के अंतर्गत आता हो, वैसा कोई भी टॉपिक जिसका संबंध 1 से अधिक चैप्टर से हो, वहां से प्रश्न पूछने की काफी अधिक संभावना होती है। जैसे कि 67वीं बीपीएससी हुआ है। 67वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि बलबन के खिलाफ बंगाल के किस शासक ने विद्रोह किया था। बलबन के खिलाफ बंगाल के किस शासक ने विद्रोह किया था? तो बंगाल के शासक तुगरिल खान ने विद्रोह किया था। आप नोट में देखिएगा, नोट में लिखा हुआ है, समझ गए। तो इन राज्यों का संबंध कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत, मुगल काल दोनों से है। इसी वजह से यहां से प्रश्न पूछने की काफी अधिक संभावना है। लेकिन ध्यान दें कि अगर आप मुगलों को पढ़ लेते हैं, मुगल के विषय में पढ़ लेते हैं और उसके बाद इन राज्यों को पढ़ते हैं, तो हमको लगता है और बेटर हो जाएगा। और मुगल पढ़ाने के दौरान इन राज्यों की चर्चा जगह जगह जो है आपको देखने को मिल सकता है। जैसे अकबर के शासनकाल में जो है खानदेश का चर्चा मिलेगा, अकबर के शासनकाल में खानदेश का चर्चा मिलेगा, गुजरात का चर्चा मिलेगा, कश्मीर का चर्चा मिलेगा, मेवाड़ का चर्चा मिलेगा, फिर जो है आपको मालवा का चर्चा मिलेगा, फिर जब आप हुमायूं को पढ़िएगा तो बंगाल की चर्चा मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इन राज्यों के विषय में दिल्ली सल्तनत के साथ साथ जो है हमें मुगल काल में भी पढ़ना है। तो यहां पर बहुत ज्यादा चीज हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं, लेकिन मुगल पढ़ते पढ़ते जो है ये सब टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। यहां पर सीधा एक बात हम आपको बता देते हैं, जैसे कि विजयनगर बहमनी के विषय में आप याद रखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया है। अब बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू ने किया है। वैसे ही अगर हम जम्मू कश्मीर में स्वतंत्र शासन की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक स्वतंत्र हिंदू राजवंश की स्थापना सुहादेव ने किया था। फिर जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुसैन शाह मलिक सरबर ने किया। फिर खानदेश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना मलिक राजा फारूकी ने किया। फिर मालवा में स्वतंत्र शासन की स्थापना जो है, मालवा की अगर हम बात करें तो मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी दिलावर खां के द्वारा। 1401 ईस्वी में दिलावर खां ने मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। फिर आपको गुजरात है, गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में स्वतंत्र राज्य की स्थापना मुजफ्फर शाह ने किया था।
वही मुजफ्फर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। मुजफ्फर शाह ज्यादा याद रखना, ज्यादा बेटर है। गुजरात में स्वतंत्र राज्य की स्थापना मुजफ्फर शाह के द्वारा किया गया था। फिर मेवाड़ में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हम्मीर देव के द्वारा की गई थी। मेवाड़ में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हम्मीर देव के द्वारा की गई थी। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना सुहादेव ने, जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना मलिक सरवर ने, खानदेश में मलिक राजा फारूकी ने, मालवा में दिलावर खान ने, गुजरात में मुजफ्फर शाह ने, मेवाड़ में हम्मीर देव ने, मेवाड़ में हम्मीर देव ने। तो बस इतना याद रखिएगा। और हमने आपको पहले भी यह बात बताया है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो है मूलतः दो ही टॉपिक है, एक दिल्ली सल्तनत है और एक मुगल काल है। अगर हम दिल्ली सल्तनत को देखें तो दिल्ली सल्तनत को हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला जो हम लोगों का टॉपिक है वह मुगल काल है। यह लंबा चलने वाला टॉपिक है। और ध्यान दें, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के बीच में विजयनगर बहमनी और भक्ति और सूफी के विषय में पढ़ना होता है। तो विजयनगर बहमनी को तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन बीच में भक्ति और सूफी है, समझ, बीच में भक्ति और सूफी है। तो भक्ति और सूफी संतों का संदर्भ जो है मुगल शासकों से भी रहा है, मुगल शासकों से भी इनका संबंध रहा है। तो हमको लगता है पहले आप मुगल पढ़ लीजिए, बाद में भक्ति सूफी पढ़ लीजिएगा, समझ गए। तो पहले मुगल पढ़ लीजिए और फिर बाद में जो है आप भक्ति सूफी आंदोलन पढ़ लीजिएगा। और मुगल पढ़ने के साथ साथ मराठा को भी पढ़ लेंगे, क्योंकि मुगल बादशाह जो औरंगजेब थे, औरंगजेब के समय ही मराठों की उत्पत्ति हुई थी। औरंगजेब के समय ही मराठों की उत्पत्ति हुई थी। तो मुगल के बाद मराठा और सबसे अंतिम में भक्ति और सूफी आंदोलन, भक्ति और सूफी आंदोलन। और यानी कहने का मतलब यह हुआ, अब आप ये नहीं कहिएगा कि सर आप तो क्या कहते हैं, हाँ सिलसिलेवार ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं, समझ गए, सिलसिलेवार ढंग से नहीं, सिलसिलेवार ढंग से ही पढ़ा रहे हैं। क्या पंखा बंद कर दीजिए, उधर स्विच है दाब दीजिए, ठीक है। अब आप कहिएगा कि सिलसिलेवार ढंग से नहीं पढ़वा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, सिलसिलेवार ढंग से ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझ गए। तो एक लयबद्ध तरीका से जैसे आपको याद रह सके वो ज्यादा बेटर है, समझ गए। तो अब आइए और ध्यान दीजिएगा, पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। और जहां तक बिहार एसएससी बैच में हमें याद है 20 लेक्चर हमने दिया था मुगल के ऊपर, लेकिन आप में उतना लेंदी नहीं जाएंगे। बिहार एसएससी बैच में 20 लेक्चर इस वजह से दिए क्योंकि बिहार एसएससी बैच की शुरुआत ही मुगल काल से किए थे, समझ गए, शुरुआत मुगल काल से किए थे, इसलिए उसमें ज्यादा लेक्चर दे दिए थे। लेकिन आपके बैच में हमको लगता है 10 लेक्चर बहुत हो गया, ठीक है, 10 लेक्चर बहुत हो गया, छोड़ेंगे कुछ नहीं महाराज, ठीक है। अरे वो देखिए बता रहे हैं, सुनिए, बिहार एसएससी बैच की शुरुआत किए थे तो शुरू में बच्चा से इंटरेक्ट करने में भी तो समय लगता है। तो आपसे तो लगभग 2-3 माह 4 माह पुराना रिश्ता है, तो आपसे इंटरेक्ट करने में हमको क्या टाइम लगेगा महाराज, समझ गए। चलिए आते हैं, देखते हैं मुगल काल। और ध्यान रहे आपको कि पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट को आप पढ़ने जा रहे हैं। अगर मध्यकालीन से क्वेश्चन आएगा तो मुगल काल से क्वेश्चन आएगा, अगर मध्यकालीन से क्वेश्चन आएगा तो मुगल काल से ही आएगा। इस बात को अपने दिल और दिमाग में बैठा लेना है। तो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट को अब आप पढ़ने जा रहे हैं, क्लास स्किप नहीं करना है। तो आ जाइए मुगल। मुगल, चलिए आइए, आप शांत रहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप जब दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे तो दिल्ली सल्तनत पढ़ने के दौरान क्या आपने तैमूर लंग का नाम सुना था? तैमूर का भारत के ऊपर आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ। तुगलक वंश का शासन था। चंगेज खां भारत के ऊपर आक्रमण इल्तुतमिश के समय किया था। चंगेज खां भारत के ऊपर आक्रमण इल्तुतमिश के समय, किसके समय किया था? इल्तुतमिश के समय किया था, यह बात याद है। और तैमूर हो या चंगेज खां हो, तैमूर मध्य एशिया, चंगेज खां भी मध्य एशिया। और अगर आप वैश्विक मानचित्र पर देखेंगे तो मध्य एशिया में एक अफगानिस्तान पड़ता है। अफगानिस्तान की आज की जो राजनीतिक स्थिति है, क्या अफगानिस्तान की आज की राजनीतिक स्थिति भारत जैसा स्थिर है? नहीं। अफगानिस्तान की आज की राजनीतिक स्थिति भी भारत जैसा स्थिर नहीं है। और अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति कभी भी स्थिर रहा ही नहीं है, समझिए, कभी भी स्थिर रहा ही नहीं है। और मध्य एशिया की बात करें तो मध्य एशिया में ही अफगानिस्तान पड़ता है। अफगानिस्तान के अलावे मध्य एशिया में जो इस्लामी राष्ट्र है वहां पर भी कभी भी राजनीतिक स्थिरता आपको देखने को नहीं मिला है। तो अब हमने आपसे ही पूछा और आपने जवाब भी दिया कि आप तैमूर से अवगत हैं, आप चंगेज खां से अवगत हैं। आप तैमूर से अवगत हैं और चंगेज खां से अवगत हैं। तैमूर को भारत में सही दृष्टिकोण से याद किया जाता है। जो तैमूर है, तैमूर को भारत में सही दृष्टिकोण से याद किया जाता है। तैमूर को भारत में एक विजेता के तौर पर याद किया जाता है, क्योंकि तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली को जीता, दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली को तैमूर ने जीता, इसलिए तैमूर को विजेता के तौर पर याद किया जाता है। लेकिन चंगेज खां काफी असभ्य एवं बर्बर हुआ करता था और चंगेज खां मंगोल थे, समझिए, चंगेज खां जो है मंगोल नेता चंगेज खां, और मंगोल जाति के लोग काफी असभ्य एवं बर्बर हुआ करता था। और मंगोल जाति में मां के अलावा, महिलाओं में मां के अलावा किसी और का सम्मान जो है आपको नहीं किया जाता था। तो अब देखिएगा, आप सभी लोग इस बात से निश्चित तौर पर अवगत होंगे कि जो मुगल काल है
या मुगल वंश है, मुगल वंश का संस्थापक जो है आपको बाबर को माना जाता है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा थे। उमर शेख मिर्जा, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा थे। वहीं बाबर की जो माता थी, बाबर की माता थी कुतलुग निगार खां। कुतलुग निगार खां, कुतलुग निगार खां, समझिए कुतलुग निगार खां। और ध्यान देखिए एक बात बताते हैं, नोट जो है किसी से शेयर नहीं करना है, समझिए नोट किसी से शेयर नहीं करना है। स्वयं पढ़िए, स्वयं पढ़ के पास कर जाइएगा, उसके बाद नोट किसी को त्याग देना है, लेकिन उससे पहले कोई भी नोट जो है शेयर नहीं करना है। देखिए आप ही लोग कंपटीशन बढ़ाते हैं, समझ गए। तो यहां पे आइएगा, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा और बाबर की माता जो है आपको कुतलुग निगार खां। जो उमर शेख मिर्जा था यह तैमूर का वंशज था। तैमूर जो 1398 में भारत पर आक्रमण किया था, उमर शेख मिर्जा जो है आपको तैमूर लंग का वंशज था। तैमूर लंग का वंशज था। और वहीं कुतलुग निगार खां जो कि बाबर की माता थी, यह चंगेज खां की वंशज थी। यह किसकी वंशज थी? चंगेज खां। चंगेज खां, समझिए चंगेज खां की वंशज थी। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि बाबर अपने पिता के तरफ से तैमूर और अपनी माता के तरफ से चंगेज खां, अपनी माता के तरफ से चंगेज खां। यानी बाबर में दो महान रक्तों का मिश्रण था। बाबर के भीतर दो महान रक्तों का मिश्रण था, एक तो तैमूर और दूसरा चंगेज खां। तैमूर को तो भारत में विजेता के तौर पर याद किया जाता है, योद्धा के तौर पर याद किया जाता है, और चंगेज खां को लड़ाकू के तौर पर याद किया जाता है, लड़ाकू के तौर पर याद किया जाता है। तो मतलब जो बाबर था, बाबर को किसी के समानता के तौर पर स्थापित नहीं किया जा सकता। बाबर को किसी के समान नहीं माना जा सकता था। बाबर को किसी के समान नहीं माना जा सकता था। बाबर अपने आप को तैमूर और चंगेज खां दोनों का वंशज कहता था। समय के अनुकूल जो है बाबर परिवर्तित होता था। और जो बाबर है, यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे कि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की है और बाबर में तैमूर और चंगेज खां दोनों का खून है, तैमूर और चंगेज खां दोनों का खून है। यानी जो मुगल शब्द है, मुगल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो दो महान रक्तों के मिश्रण से हुई है। मुगल शब्द की उत्पत्ति दो महान रक्तों के मिश्रण से हुई है, एक तैमूर और दूसरा चंगेज। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। अब कहिएगा फरगना कहां है? तो फरगना जो है आपको उज्बेकिस्तान में है, मध्य एशिया में पड़ता है, मध्य एशिया में पड़ता है। तो बाबर के जो पिता उमर शेख मिर्जा थे, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे। बाबर का जन्म फरगना में हुआ और बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे। तो स्वाभाविक सी बात है, जब बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा का निधन होगा तो फिर बाबर फरगना का शासक बनेगा। और हुआ भी वही। कालांतर में जाकर उमर शेख मिर्जा का निधन 1494 में हो गया। 1494 ईस्वी में जब उमर शेख मिर्जा का निधन हो गया तो उमर शेख मिर्जा के निधन होने के बाद उसका पुत्र बाबर फरगना का शासक 1494 में बना। तो जो बाबर है, बाबर 1494 ईस्वी में अपनी दादी, बाबर की दादी हुआ करती थी एहसान दौलत बेग, एहसान दौलत बेग। बाबर अपनी दादी की सहायता से, बाबर अपनी दादी की सहायता से जो है 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना, फरगना का शासक बना। लेकिन ध्यान रहे, बाबर का मूल नाम बाबर नहीं था, बल्कि बाबर का मूल नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर का जो मूल नाम था, बाबर का मूल नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। जहीरुद्दीन मोहम्मद, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का नाम था। लेकिन बाद में जाकर के इतिहासकारों ने जहीरुद्दीन मोहम्मद के लिए बाबर शब्द का प्रयोग किया, तो हम लोग भी इन्हें बाबर के तौर पर ही याद करते हैं, बाबर के तौर पर याद करते हैं। और बाबर का तुर्की भाषा में अर्थ होता है बाघ। बाबर का तुर्की भाषा में अर्थ क्या होता है? बाघ। बाबर का तुर्की भाषा में अर्थ जो है आपको बाघ होता है, समझे, बाघ होता है। बाबर ने फरगना में शासन करना शुरू किया। फरगना मध्य एशिया में पड़ता है। मध्य एशिया में हमेशा से राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति रही है। लेकिन बाबर
कि हमें एक विशाल साम्राज्य मिले जहां पर हम शांति से शासन चला सके। इस राजनीतिक अस्थिरता की दौर से बाबर बाहर निकलना चाहता था। अब राजनीतिक अस्थिरता की दौर से बाबर बाहर निकलना चाह रहा है। मान लिया जाए कि आप गरीबी से बाहर निकलना चाह रहे हैं, गरीबी से बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो बिहार में पैदा हुए हैं, तो बिहार में तो उद्योग और है नहीं, समझिए, बिहार में उद्योग और है नहीं, तो एकमात्र रास्ता है गरीबी से बाहर निकलने का सरकारी नौकरी, दूसरा तो कुछ है नहीं। और सरकारी नौकरी तो ऐसे मिलता है नहीं, आपको हाथ पैर मारना पड़ता है, समझिए, हाथ पैर मारना पड़ता है। तो अब अगर हम बाबर को देखें तो बाबर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, साथ ही साथ बाबर एक शांत समाज चाहता था, शांत समाज चाहता था बाबर। बाबर ने कई सारे सैन्य अभियान किए, और बाबर ने जो कई सारे सैन्य अभियान किए, उस सैन्य अभियान के दौरान बाबर के द्वारा जो है काबुल हो गया, काबुल के बाद कंधार हो गया, कंधार के बाद समरकंद हो गया। अफगानिस्तान में यह सब क्षेत्र पड़ता है, समझ गए। काबुल, कंधार, समरकंद, इन सभी क्षेत्रों को बाबर जीते, और इन सभी क्षेत्रों को बाबर जीतने के बाद जो है वहां पर शासन करना शुरू किया, वहां पर शासन करना शुरू किया। और जब बाबर का साम्राज्य फरगना के आसपास के क्षेत्रों में विस्तारित हो गया, फरगना के आसपास के क्षेत्रों में विस्तारित हो गया, यानी बाबर अपने पिता के साम्राज्य को जब विस्तारित रूप प्रदान किया, तत्पश्चात बाबर ने एक उपाधि धारण की, बादशाह की उपाधि धारण की। कुछ बुक पादशाह भी लिखता है और कुछ बुक बादशाह भी लिखता है, बादशाह भी लिखता है। तो बाबर 1507 ईस्वी में, 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। और इससे पहले जो है बाबर मिर्जा की उपाधि धारण किया करता था। मिर्जा उनका पैतृक उपाधि था, जो मिर्जा था, मिर्जा बाबर का पैतृक उपाधि था। बाबर ने मिर्जा की उपाधि त्याग दी, और मिर्जा की उपाधि त्यागने के बाद जो है बाबर 1507 ईस्वी में मिर्जा के स्थान पर बादशाह की उपाधि जो है आपको धारण की, बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर पुस्तक पढ़ने का शौकीन था, बाबर पुस्तक पढ़ने का शौकीन था। जैसे कि आप याद कीजिए, जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो सिकंदर के विषय में जब आप पढ़ते हैं तो सिकंदर पुस्तक पढ़ने का शौकीन था। जैसे सिकंदर पुस्तक पढ़ने का शौकीन था, उसी प्रकार से बाबर भी जो है आपको पुस्तक पढ़ने का शौकीन था, बाबर भी पुस्तक पढ़ने का शौकीन था। बाबर को पुस्तकों से ही भारत के विषय में जानकारी प्राप्त हुआ। ऐसे अफगानिस्तान के नजदीक में भारत है, तो भारत के विषय में तो ऐसे भी बाबर को जानकारी था थोड़ा बहुत, लेकिन पुस्तकों से जो है बाबर को थोड़ा ज्यादा जानकारी भारत के विषय में प्राप्त हुआ। और बाबर की भी अंदर से इच्छा यही थी कि हम भारत पर आक्रमण करें और भारत को जीते और भारत में शासन करे। यह मनसा जो है आपको बाबर की भी हुआ करती थी, यह मनसा बाबर की भी हुआ करती थी। और इस मनसा को, बाबर के इस मनसा को पूरा करने में बाबर का साथ दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी, राणा सांगा ने दिया, राणा सांगा ने दिया। आप याद कीजिए, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाला अंतिम राजवंश, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाला जो अंतिम राजवंश था वह आपको लोदी वंश। लोदी वंश में 3 शासक हुए, अगर आपको याद हो तो। लोदी वंश में 3 शासक हुए, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। अगर आपको याद हो तो जो बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी था, ये दोनों अपने सरदारों का काफी अधिक सम्मान किया करता था, काफी अधिक सम्मान किया करता था। लेकिन इसके बाद जो आपको इब्राहिम लोदी बना था, जो कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का जो है आपको अंतिम सुल्तान है, इब्राहिम लोदी अपने सरदारों का सम्मान नहीं किया करता था। और इब्राहिम लोदी का ही कहना था राजा का कोई सगा नहीं होता है, इब्राहिम लोदी का ही यह कहना था कि राजा का कोई अपना सगा नहीं होता है। और यही कहते हुए इब्राहिम लोदी ने अपने सरदारों का दमन किया, अपने सरदारों को अपमानित किया। इब्राहिम लोदी के ही सरदार थे आपको आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी, इन लोगों ने। और साथ ही साथ मेवाड़ के शासक हुआ करते थे राणा सांगा, तो मेवाड़ के शासक राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के सरदार दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी ने बाबर को आमंत्रण दिया कि आप भारत पर आक्रमण कीजिए। और ध्यान रहे, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण जो है 1524 में मिला है, 1524 में मिला है, जब बाबर पाकिस्तान में स्थित पेशावर के अभियान पर था। पाकिस्तान में आपको पेशावर है, जब बाबर पेशावर के अभियान पर था तब बाबर को निमंत्रण मिला भारत पर आक्रमण करने का, भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण मिला। और जो निमंत्रण मिला था वह आपको दौलत खान लोदी
दौलत खां लोदी, आलम खां लोदी और राणा सांगा। तो ये तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण 1524 में मिला है। लेकिन अगर हम बाबर को देखें तो बाबर इससे पहले से ही भारत पर आक्रमण कर रहा था। हम आपको क्या बताए थे, बाबर की दिली इच्छा थी, बाबर की मंशा थी कि हम भारत पर आक्रमण करें, भारत को जीते, हम भारत पर आक्रमण करें, भारत को जीते और वहां पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करें। यह बाबर की पहले से इच्छा थी। यह तो निमंत्रण 1524 में मिला है, लेकिन बाबर ने भारत के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया था 1519। तो बाबर भारत के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया था 1519। बाबर ने अपनी आत्मकथा में, बाबर की अगर हम बात करें तो बाबर के विषय में अभी तुरंत हमने आपको बताया, पुस्तक प्रेमी था। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। और ध्यान दीजिएगा, जो मुगल कालीन साहित्य है ना, हमको ऐसा लगता है कि जैसे एक क्वेश्चन दिवस से आता है कि अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, दिवस से एक क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। वैसे ही मुगल कालीन साहित्य, आप बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक पलट करके देख लीजिएगा, डीप से डीप में मुगल कालीन साहित्य से ही क्वेश्चन पूछा है। हमको लगता है मेंस में पूछा है क्वेश्चन 2446 मेंस में मुगल कालीन साहित्य से क्वेश्चन पूछा है, फिर 1717 मेंस में मुगल कालीन साहित्य से क्वेश्चन पूछा है, फिर 2213 में पूछा है कि नहीं पूछा है ध्यान में नहीं है, लेकिन 1717 और 2446 दोनों मेंस में मुगल कालीन साहित्य से क्वेश्चन पूछा है। 2213 में हमको लगता है नहीं पूछा है, पूछा है, हाँ पूछा होगा, ठीक है देख लीजिएगा, क्वेश्चन देखिएगा ना अपना, पता चल जाएगा। लेकिन मुगल कालीन साहित्य से जो है ना प्रश्न आता है, दिमाग में बैठा लीजिएगा, मुगल कालीन साहित्य से प्रश्न आता है, मतलब मुगल कालीन साहित्य को याद रखना है, समझिए, एकदम जरूरी है। तब आइएगा, बाबर अपनी आत्मकथा में अपने भारत के ऊपर प्रथम अभियान के विषय में जिक्र करते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा में यह लिखा है कि हमने भारत के ऊपर अपना पहला सैन्य अभियान 1519 में किया था, बाजौर और भेड़ा के किला के खिलाफ। 1519 ईस्वी में बाबर ने अपना पहला सैन्य अभियान जो है भारत के खिलाफ किया था, और यह सैन्य अभियान जो है बाजौर और भेड़ा के खिलाफ किया था, बाजौर और भेड़ा के खिलाफ किया था। और इन दोनों क्षेत्रों को जीतने के लिए बाबर ने बारूद का प्रयोग किया, और बाबर ने बारूद का प्रयोग किया, और इसके बाद से जो है युद्ध में बारूद का प्रयोग किया जाना आम बात हो गई। लेकिन ध्यान रहे कि भारतीयों को बारूद के विषय में जानकारी था, लेकिन युद्ध में बारूद का प्रयोग नहीं होता था। बाबर ने भारत पर आक्रमण कर जब युद्ध में बारूद का प्रयोग किया, तो इसके बाद से ही युद्ध में बारूद का प्रयोग जो है आपको आम हो गया। इसके बाद से युद्ध में आपको बारूद का प्रयोग आम हो गया। और बाबर एक कुशल प्रशासक, कूटनीतिज्ञ और योग्य सैन्य क्षमता वाला व्यक्ति था। यह तमाम गुण जो है बाबर के भीतर था। इसलिए बाबर भारत पर आक्रमण किया और भारत को जीता, और भारत में मुगल वंश के शासन को स्थापित बाबर ने स्थापित किया। तो बाबर को निमंत्रण मिलने के बाद बाबर तो अब और ज्यादा उत्साहित हुआ। बाबर तो चाह ही रहा था भारत पर आक्रमण करे, भारत को जीते। अब बाबर को लगा कि हमें तो भारत के शासकों का भी साथ प्राप्त है, तो अब तो हमको भारत में मुगल वंश की, भारत में अपने शासन की स्थापना से कोई रोक नहीं सकता है। बाबर काफी उत्साहित होकर भारत पर आक्रमण किए। बाबर 5 बार आक्रमण किया है भारत पर। पहला आक्रमण 1519 में और अंतिम आक्रमण 1526 में। अब कहिएगा 1529 में, ना, वो सब आक्रमण नहीं था, समझ गए। देखिए, बाबर का प्रथम आक्रमण 1519 में बाजौर और भेड़ा के खिलाफ, और बाबर का अंतिम आक्रमण है भारत के ऊपर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से, जिसे हम लोग जानते हैं। उसके बाद जो बाबर ने भारत में युद्ध लड़ा है, वह अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर और किन कारणों से लड़ा है आगे चल करके जो है हम आपको बताएंगे। लेकिन अंतिम आक्रमण बाबर का 1526 में ही हुआ है, भारत के ऊपर अंतिम आक्रमण 1526 में ही हुआ है। तो 1526 में बाबर ने भारत के ऊपर जो अंतिम आक्रमण किया है, 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत के ऊपर जो अंतिम आक्रमण किया है, बाबर का यह अंतिम आक्रमण पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से इतिहास में जाना जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध,
पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जो है आपको जाना जाता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध 20-21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर मात्र 12,000 सैनिकों के साथ लड़ रहा था और इब्राहिम लोदी के पास लाखों की संख्या में सेना थी, लेकिन बाबर ने इस युद्ध में कुछ विशेष पद्धति का प्रयोग किया। इस युद्ध को लड़ते हुए तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। छिप छिप करके जो है बाबर वार करता था, यानी आपको ऐसा लगता था कि कोई है ही नहीं, समझिए, ऐसा लगता था कि कोई है ही नहीं, और बाबर की सेना जो है अचानक आक्रमण कर देता था विरोधी सेना के ऊपर। तो इब्राहिम लोदी के पास लाखों की संख्या में सैनिक हुआ करता था, लेकिन बाबर के पास मात्र 12,000 सैनिक था, लेकिन 12,000 प्रशिक्षित सेना थी। जैसे कि आज के डेट में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 2-2 क्रिकेट टीम है, समझ गए, 2-2 क्रिकेट टीम है, एक इधर खेलती है एक उधर खेलती है। जैसे कि आप यानी T20 वर्ल्ड कप से पहले का स्थिति देख लीजिएगा तो एक भारत में खेल रही थी क्रिकेट, एक ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। लेकिन फौज तो हमारी बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी हम लोग वर्ल्ड कप जीत करके नहीं आ पाए। इंग्लैंड की फौज छोटी है और मुट्ठी भर का देश है इंग्लैंड, बताइए, सबको चारों खाने चित करके जो है वर्ल्ड कप जीत गया है, समझ गए। तो संख्या कितना है ये मायने नहीं रखता है, प्रशिक्षित है या नहीं है ये मायने रखता है। देखिए T20 फॉर्मेट है, आओ मारो गयो, समझ गए। T20 फॉर्मेट का यही कहानी है। सूर्य कुमार यादव का नाम आज के डेट में सबके होंठ पे क्यों है? आता है, मारता है, जाता है, उसका कोई भरोसा नहीं है, वो कब आया कब गया पता नहीं चलता है। आया 10 बॉल पे 50 रन मार के चला गया, समझिए, 10 बॉल पे 30 रन मार के चला गया। T20 फॉर्मेट का मतलब वही होता है, समझे, ये नहीं कि ऐसे चम्मच लगा, समझ गए, चम्मच लगाने वाला बात नहीं होता है। ये जो KL राहुल है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली, ये सब चम्मच लगाता है, समझे। ये T20 फॉर्मेट का प्रारूप है, एकदम नहीं है, समझ गए। कितना दर्द होता है बताइए, इंडियन क्रिकेट टीम हारती है तो लोगों का दिल टूट जाता है, लोग खाना पीना छोड़ देता है, सब चीज छोड़ देता है, देखते हैं, समझे। चलिए, तो बाबर की जो सेना थी, भले ही 12,000 की सैनिकों के साथ बाबर आए थे, लेकिन वो 12,000 सेना काफी प्रशिक्षित सेना थी। लाखों की संख्या में सेना को जो है पराजित करके अपने आप को बाबर ने साबित कर दिया कि हम सर्वोच्च हैं। और ध्यान रहे कि जो दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी, राणा सांगा था, इन लोगों को यह लग रहा था कि बाबर महमूद गजनबी की तरह आएंगे, अब भारत को लूटेंगे और फिर चले जाएंगे, लेकिन बाबर ने जब पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया और इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी, इस युद्ध के दौरान ही इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी। युद्ध भूमि में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान है आपको इब्राहिम लोदी के मारे जाने के बाद बाबर ने यह घोषणा करी कि अब हम भारत में शासन करेंगे। और जब बाबर यह घोषणा किया कि अब हम भारत में शासन करेंगे, तो इसका सबसे ज्यादा प्रतिरोध राणा सांगा ने किया। राणा सांगा ने इसका सबसे ज्यादा प्रतिरोध किया। और बाबर भी भारत को थोड़ा जांचा परखा जाना, तो बाबर को पता चला कि उत्तर भारत में अगर बाबर को कोई चुनौती दे सकता है तो वह राणा सांगा है। और दक्षिण भारतीय शासकों को उत्तर भारत के शासकों से कोई खास लेना देना था नहीं। तो बाबर ने सबसे पहले राणा सांगा को ही अपने रास्ते से हटाया। राणा सांगा ने चुनौती दिया, बाबर ने उस चुनौती को स्वीकार किया। तत्पश्चात बाबर और राणा सांगा दोनों के बीच 1527 ईस्वी में युद्ध हुआ है, जिसे हम लोग खानवा का युद्ध कहते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप यहां पर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध होने के बाद 1527 ईस्वी में जो खानवा का युद्ध हुआ है। और ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक बात और हम आपको बताएंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, नोट में जब आप देखेंगे तो तिथि के साथ 21 फरवरी को हुआ है, 21 मार्च को हुआ, कब हुआ है, तिथि के साथ युद्ध का विवरण जो है आपको नोट में दिया हुआ है। तो इन युद्धों के विषय में आप सीधा सीधा ये नहीं याद रखेंगे कि 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध, नहीं, ये याद रखना बेवकूफी हो जाएगा, क्योंकि ये सब काफी चर्चित युद्ध है।
डेट के साथ, अगर इन युद्धों के विषय में आपसे पूछा जाएगा तो नजदीकी डेट के साथ पूछा जाएगा, नजदीकी डेट के साथ पूछा जाएगा। तो इन युद्धों के विषय में किस वर्ष हुआ है, डेट के साथ जो है आपको याद रखना जरूरी है। डेट के साथ याद नहीं रखते हैं तो फिर याद रखने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है इन युद्धों को। तो डेट के साथ इन युद्धों को आप याद रखिएगा। अब यह नहीं कि हम यहां पर ईस्वी के संदर्भ में बता रहे हैं तो सिर्फ आप ईस्वी के संदर्भ में याद रख लीजिएगा, नहीं, डेट के संदर्भ में भी आपको याद रखना है। तो अब जो खानवा का युद्ध हो रहा है, यह बाबर का भारत के ऊपर आक्रमण नहीं है, बल्कि बाबर ने जो भारत में रहने का निर्णय लिया, उसका प्रतिरोध जो भारतीय शासक राणा सांगा ने किया, उस प्रतिरोध को दबाने के लिए यह खानवा का युद्ध हुआ है। यह बाबर का कोई आक्रमण भारत के ऊपर नहीं है, बाबर का कोई भारत के ऊपर आक्रमण नहीं है, बल्कि बाबर का जो प्रतिरोध भारत में हो रहा है उसको लेकर के बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा। और जो खानवा का युद्ध था, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में शुरुआती दौर में जगह जगह राणा सांगा की जीत हो रही थी, जगह जगह राणा सांगा की जीत हो रही थी। और राणा सांगा आश्वस्त हो चुके थे, हम तो बाबर को पराजित कर ही देंगे, क्योंकि राणा सांगा ने इससे पहले 1517-18 ईस्वी में खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो राणा सांगा एक महान राजपूत शासकों में राणा सांगा की गिनती आती थी उस समय, अपने समय के महान शासकों में से एक हुआ करते थे राणा सांगा। और शुरुआती दौर में इस युद्ध में राणा सांगा की जीत हो रही थी, लेकिन बाबर बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। बाबर इस युद्ध को जीतने के लिए जिहाद का नारा दिया, जिहाद का नारा दिया, मतलब धर्म युद्ध का नारा दिया। देखिए, जैसे बीजेपी को जब लगता है कि चुनाव में हम हारने वाले हैं तो 80-20 का फॉर्मूला अपनाता है, हिंदू मुसलमान का फॉर्मूला अपनाता है, और हिंदू मुसलमान का फॉर्मूला अपना करके ध्रुवीकरण करके जो है हिंदू वोट ले लेता है, चुनाव जीत जाता है, समझ गए। तो वैसे ही जो मुस्लिम शासक होते थे, मुस्लिम शासक को जब भी लगता था कि किसी हिंदू शासक से वो हारने वाला है तो फिर वो जिहाद का नारा दे देता था, धर्मयुद्ध का नारा दे देता था। और जैसे ही धर्मयुद्ध का नारा दे दिया तो सभी मुसलमान पागल हो जाता था उस शासक के पीछे, समझे, सब मुसलमान एक हो जाता था। और मुसलमानों का यह प्रयास रहता था कि युद्ध में पराजित ना हो, हम लोगों का नेतृत्व करने वाला यह धर्मयुद्ध है, समझिए, यह सामान्य युद्ध नहीं है बल्कि यह धर्मयुद्ध है हम लोगों के लिए, यही जीत है, यही हार है, यही मरना है, यही जीना है। यानी मुस्लिम वर्ग के लोग जो है जिहाद को, धर्मयुद्ध को अपना सब चीज मान बैठता था, उसी में अपना प्राण देना है, हर चीज करना है। बाबर ने इस युद्ध के दौरान जिहाद का नारा दिया। जब बाबर ने इस युद्ध के दौरान जिहाद का नारा दिया तो अब बाबर का पल्ला भारी हो गया, बाबर को लगा कुछ और करना चाहिए। तो मुस्लिम वर्ग के लोगों से एक व्यापारिक कर लिया जाता था जिसे हम लोग तमगा कहते थे, तमगा। तो बाबर ने मुसलमानों से लिए जाने वाले तमगा कर को भी समाप्त कर दिया। अब भारतीय मुसलमानों को भी लगने लगा कि बाबर हमारा हितैषी है, को भी लगने लगा कि बाबर हमारा हितैषी है। इसके बाद बाबर ने यह देखा कि जो मुसलमान है नशा बहुत करते हैं, तो बाबर ने नशा के ऊपर प्रतिबंध लगाया, बाबर ने शराब के ऊपर प्रतिबंध लगाया तथा अन्य नशीले पेय पदार्थों के ऊपर बाबर ने प्रतिबंध लगाया, क्योंकि नशा में नहीं रहेंगे तब तो युद्ध लड़ेंगे, नशा में रहेंगे तो युद्ध खाक लड़ेंगे। तो बाबर ने नशीले पेय पदार्थों पर यानी शराब के ऊपर प्रतिबंध लगाया। तो इस युद्ध के दौरान बाबर के द्वारा जो है कई सारे कार्य किए गए, जैसे जिहाद का नारा, फिर तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया जाना, फिर जो है शराबबंदी लागू करना। इन तमाम नीतियों के तहत बाबर ने अंततः खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पटखनी दे दी, मतलब राणा सांगा को पराजित कर दिया। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, गाजी, काफिरों का घातक। गाजी का अर्थ होता है काफिरों का घातक, यानी गैर मुसलमानों के लिए घातक, गैर मुसलमानों का संहार करता, यह उपाधि धारण की। लेकिन राणा सांगा का एक मंत्री था मेदिनी राय, राणा सांगा से भी 2 कदम आगे था मेदिनी राय। कहा कि आप राणा सांगा को पराजित कर दिए हैं, चलिए ठीक है, फिर भी लेकिन हम आपको भारत में रहने नहीं देंगे, आप आक्रमणकारी है, आप भारत पर आए, आक्रमण की आपको जो लेना है लीजिए, जाइए भारत से। लेकिन बाबर तो मन बना चुका था, अब तो हमको रहना यही है। तो राणा सांगा के सेनापति मेदिनी राय ने बाबर को चुनौती दिया।
राणा सांगा के सेनापति मेदिनी राय ने बाबर को चुनौती दिया। बाबर ने मेदिनी राय के भी चुनौती को स्वीकार किया और फिर बाबर ने 1528 ईस्वी में मेदिनी राय के साथ युद्ध लड़ा। उस युद्ध को इतिहास में चंदेड़ी का युद्ध कहते हैं। चंदेड़ी एमपी में पड़ता है, चंदेड़ी एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश के भीतर चंदेरी नामक स्थान पर 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई, मेदिनी राय की हार हुई। मतलब यहां तक जो है बाबर सिर्फ और सिर्फ अपने साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान करने का काम किया, अस्थायित्व, विस्तार नहीं, ही जवाब दीजिएगा और कीजिए। देखिए घटना चक्र, भारत का भूगोल जो पीसीएस का घटना चक्र है उससे देते हैं क्वेश्चन ऑनलाइन वाले लोग, ठीक। मुसलमान है, नशा बहुत करते हैं, तो बाबर ने नशा के ऊपर प्रतिबंध लगाया, बाबर ने शराब के ऊपर प्रतिबंध लगाया तथा अन्य नशीले पेय पदार्थों के ऊपर बाबर ने प्रतिबंध लगाया, क्योंकि नशा में नहीं रहेंगे तब तो युद्ध लड़ेंगे, नशा में रहेंगे तो युद्ध खाक लड़ेंगे। तो बाबर ने नशीले पेय पदार्थों पर यानी शराब के ऊपर प्रतिबंध लगाया। तो इस युद्ध के दौरान बाबर के द्वारा जो है कई सारे कार्य किए गए, जैसे जिहाद का नारा, फिर तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया जाना, फिर जो है शराबबंदी लागू करना। इन तमाम नीतियों के तहत बाबर ने अंततः खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पटखनी दे दी, मतलब राणा सांगा को पराजित कर दिया। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, गाजी, काफिरों का घातक। गाजी का अर्थ होता है काफिरों का घातक, यानी गैर मुसलमानों के लिए घातक, गैर मुसलमानों का संहार करता, यह उपाधि धारण की। लेकिन राणा सांगा का एक मंत्री था मेदिनी राय, राणा सांगा से भी 2 कदम आगे था मेदिनी राय। कहा कि आप राणा सांगा को पराजित कर दिए हैं, चलिए ठीक है, फिर भी लेकिन हम आपको भारत में रहने नहीं देंगे, आप आक्रमणकारी है, आप भारत पर आए, आक्रमण की आपको जो लेना है लीजिए, जाइए भारत से। लेकिन बाबर तो मन बना चुका था, अब तो हमको रहना यही है। तो राणा सांगा के सेनापति मेदिनी राय ने बाबर को चुनौती दिया। राणा सांगा के सेनापति मेदिनी राय ने बाबर को चुनौती